आधुनिक समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा के नहीं चल सकती, वो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाओं को आगे ले जाने में मुद्रा अनेक प्रकार के कार्य करती है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तव में मुद्रा उन 3 महान आविष्कारों में से एक है जिन्होंने विश्व को आगे बढ़ाया है: पहिया, मुद्रा और आग। विद्यार्थी के रूप से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्रा का क्या कार्य है, मुद्रा के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए, द्वितीयक कार्यों का वर्णन कीजिए, उसके आकस्मिक कार्यों का वर्णन कीजिए और प्रावैगिक तथा स्थैतिक कार्यों का वर्णन कीजिए। आने वाली स्लाइड्स में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। मुद्रा अनेक प्रकार के कार्य करती है, इसलिए उनको अनेक वर्गों में भी बांटा गया है। मुद्रा के कार्यों को मुख्य कार्य या मेन फंक्शंस, प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस या द्वितीयक कार्य, कंटीजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य के रूप में भी जाना जाता है। पॉल एनजिक नाम के विचारक ने मुद्रा के कार्यों को उसके प्रभावों को देखते हुए स्टैटिक और डायनामिक फंक्शन में भी बांटा हुआ है। मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को मिला करके मेन फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के प्रमुख कार्य कहा जाता है। मुद्रा के प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस को मिला करके मुद्रा के मेन फंक्शंस कहा जाता है। प्राइमरी फंक्शंस में 2 फंक्शन आते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू या मूल्य का मापक। और सेकेंडरी फंक्शन में 3 फंक्शन आते हैं: स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य का संचय, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या विलंबित भुगतानों का आधार, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू या मूल्य का हस्तांतरण या स्थानांतरण। प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन का अर्थ होता है मुद्रा के वे कार्य जिनके लिए मुद्रा की उत्पत्ति हुई। मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू या मूल्य का मापक, ये 2 कार्य प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन माने जाते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम, इसका अर्थ है कि अब विनिमय का कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा विनिमय करने में सहायक बनती है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु वस्तु से बदली जाती थी और आज वस्तु को मुद्रा में बदला जाता है और फिर मुद्रा को वस्तु में बदल करके विनिमय का कार्य पूरा किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। मेजर ऑफ वैल्यू या मूल्य के मापन का कार्य, किसी वस्तु का मूल्य कितना है इसे मुद्रा में व्यक्त कर दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा की उतनी मात्रा ही देना चाहता है जितना उस वस्तु का मूल्य होता है, इसलिए कोई वस्तु कितनी मूल्यवान है यह मुद्रा से पता चल सकता है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि इन 2 फंक्शनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर ये होता है कि मेजर ऑफ वैल्यू ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मूल्य के मापन किए कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। मुद्रा की उत्पत्ति जिन कार्यों के लिए हुई उसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति के बाद यह पाया गया कि मुद्रा कुछ और कार्य भी कर सकती है, उसको सेकेंडरी फंक्शन या द्वितीयक कार्य कहते हैं। ये कार्य हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कुछ अर्थशास्त्री ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर और वैल्यू को भी मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन मानते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य का संचय, लोग अपनी बचत को अनेक प्रकार से रख सकते हैं, सोना, चांदी, मकान, ज़मीन इत्यादि में। बाद में ये पाया गया कि बचत को मुद्रा के रूप में भी रखा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा भी एक संपत्ति है जो मौके पर काम आती है।
इसलिए मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करने लगी। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का अर्थ होता है विलंबित भुगतानों का आधार। सामान्यतः आदमी नकद सामान खरीदता है, किंतु मुद्रा की उपस्थिति में अब भुगतान बाद में करने की परंपरा भी तेजी से बढ़ चली है, क्योंकि बाद में भुगतान लेने वाली के लिए मुद्रा का मूल्य काफ़ी समय तक स्थिर रहता है। ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ वैल्यू, इसका अर्थ है कि क्रय शक्ति या मूल्य का स्थानांतरण। मुद्रा की सहायता से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को या उसके पास जो मूल्यवान वस्तुएं हैं या जैसे घर, मकान इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गांव में अपने मकान को शहर में स्थानांतरित करना चाहे तो यह सामान्यतः संभव नहीं है, किंतु मुद्रा की उपस्थिति में वह गांव के मकान को बेच करके शहर में एक नया मकान खरीद सकता है और इस प्रकार अपने गांव की संपत्ति को शहर में स्थानांतरित करता है। मुद्रा इस प्रकार के स्थानांतरण में सहयोग करती है। कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रा की उत्पत्ति के समय यह नहीं पता था कि ये अन्य बहुत सारे कार्य कर सकती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता जा रहा है, मुद्रा नए नए कार्य करने लगी है और इस तरह के कार्यों को कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी कहते हैं। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या साख का आधार, इसका अर्थ है कि आज जब बैंकों का बहुत विकास हो चुका है, बैंक अपने पास रखी हुई मुद्रा के आधार पर साख का निर्माण करते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम का अर्थ है सामाजिक आय का वितरण। इसका माने यह है कि आज के युग में जब श्रम विभाजन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है, एक वस्तु के उत्पादन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो उत्पादित आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह आसान नहीं था, लेकिन मुद्रा चूंकि छोटी सी छोटी इकाइयों में विभाजित की जा सकती है, इसलिए कुल उत्पाद का उत्पादन में सहायक तत्वों को मुद्रा की सहायता से उनके योगदान के बराबर भुगतान किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, इसका अर्थ है सीमांत विश्लेषण में सहायता करने वाला यंत्र। आर्थिक विश्लेषण में यह पाया जा सकता है कि जब हमें निर्णय लेने होते हैं तो सीमांत लागत, सीमांत आय, ऐसे चीज़ों का अनुमान लगाना पड़ता है। मुद्रा चूंकि विभाज्यता का गुण रखती है, इसलिए इसकी उपस्थिति में सीमांत आय और सीमांत व्यय, सीमांत लागत ऐसे आधारों को जाना जा सकता है और अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। मुद्रा पूंजी निर्माण का भी आधार है। मुद्रा की उपस्थिति के कारण पूंजी निर्माण आसानी से हो जाता है। छोटी छोटी बचतों को या बड़ी बचतों को जब हम विनियोग करते हैं तो उसको पूंजी निर्माण कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बचतों का पूंजी निर्माण आसान नहीं था, लेकिन मौद्रिक प्रणाली में किसी भी बचत को विनियोग करके देश में पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। लोग अपनी बचतों को संपत्ति के रूप में रखना चाहती हैं। तरल संपत्ति का अर्थ ये होता है कि जब चाहा जाए उस संपत्ति के रूप को बदला जा सके। मुद्रा सबसे अधिक तरल संपत्ति है और लोग अपनी संपत्ति को मुद्रा के रूप में इसलिए रखते हैं कि वे जब चाहें इसका प्रयोग लाभ कमाने के लिए कर सकें। पॉल एंजिग ने मुद्रा के कार्यों को उनके प्रभावों के आधार पर दो भागों में बांटा है, स्टैटिक फंक्शंस और डायनामिक फंक्शंस, या स्थैतिक कार्य और प्रावैगिक कार्य। उसकी दृष्टि में वे कार्य जो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की हलचल नहीं पैदा करते हैं, जैसे विनिमय का कार्य या मूल्य के मापन का कार्य आदि, स्थैतिक कार्य माने जाने चाहिए। लेकिन
डायनेमिक फंक्शंस या प्रावैगिक कार्य उन कार्यों को माना जाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मंदी और तेजी आदि पैदा करते हैं। खास करके साख निर्माण का काम अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है या घटा देता है, जिससे अनेक प्रकार के परिवर्तन अर्थव्यवस्था में पैदा होते हैं। ऐसे कार्यों को डायनेमिक फंक्शन कहा जाना चाहिए।